नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप दियो। यदि हम अल्पसंख्यक की बात करें तो हम प्रोग्रेसिव हैं। भारत का एक ढांचा देखिए आप। उस अल्पसंख्यक में भी हम बहुसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो हम सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। यदि हम दलित की बात करें तो बहुत ज्यादा ही प्रोग्रेसिव हैं। हम पिछड़ों की बात करें, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने आप को पिछड़े कहते हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं। देश के जो मुख्यमंत्री हैं लालू, नीतीश, सब अपने आप को पिछड़े कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। और अब तो पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलित में महादलित बनाने वाले और ज्यादा प्रोग्रेसिव कहे जाते हैं। देश के राष्ट्रपति का चुनाव जाति देख कर की जाती है। जाति ये गुणा भाग को बैठाने के लिए की जाती है। लेकिन यदि आप सवर्ण बोल दें तो आपको तुरंत जातिवादी कह दिया जाएगा। ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? ये किस तरह की व्यवस्था है? इससे बड़ी सामंती व्यवस्था वर्तमान विश्व में और कहीं नहीं है कि एक खास एक दो जातियों को कुचलने के लिए बाकी जातियों ने और बाकी नेताओं ने अपने आप को प्रोग्रेसिव का एक तमगा दे दिया है। और दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। आप 70 साल से ये बात कह रहे हो और उससे पहले कई हजार सालों से कह रहे हो। 70 साल से आरक्षण दिए, आप अभी तक अन्याय को क्यों नहीं दूर कर पाए हो? तो फिर संविधान को क्यों नहीं बंद कर देते? अंबेडकर जी ने तो कहा था कि 10 ही साल में आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। और 70 साल से आप उस व्यवस्था से उन दलितों को जीवन में 2 वक्त की रोटी और रोशनी नहीं दे पाए हो, सिर्फ राजनीति करते हो। और आपने और ज्यादा हिंदुओं को तोड़ने के लिए पिछड़े मंडल कमीशन लागू किया, सब किया और अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाया। लेकिन आज 10% गरीब सवर्ण को जो आरक्षण मिल गया तो पूरे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है 13 तारीख से कि इन सवर्णों की औकात कैसे हुई। पीठ में छुड़ा घोपा संविधान के, सवर्णों को आरक्षण, पीठ में छुड़ा घोपना है। यानी आप पूरा संविधान, कोर्ट, यहाँ का जो एलिट क्लास है वो सवर्णों के प्रति कितना नफरत से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहस से आपको पता चलेगा कि आपत्तियां क्या है। और कोई सरकार ने खैरात नहीं दिया है। भारत की सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी जानकारी किसी को नहीं। सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण लेना बहुत दुरूह है। यदि ओबीसी के लिए पैमाना है कि 8 लाख जिसकी सालाना इनकम हो तो गरीब सवर्ण के लिए यही पैमाना है। लेकिन ओबीसी में यह पैमाना है कि वो व्यक्ति अथवा उसके माता पिता की कमाई। लेकिन सवर्णों में जोड़ दिया है आपकी कई पूरी पीढ़ियों से की कमाई। इतना भेदभाव किया गया है, तब भी लोगों को, सवर्णों को मारना है, कहते हैं पीठ में छुरा घोपा गया है। मैं ये जो बहस चल रही है वो बहस आज आपको बताता हूं और फिर आप देखना कि इस भारत की व्यवस्था में जातिवाद कौन पैदा कर रहा है। जातिवाद संविधान पैदा कर रहा है, जातिवाद सरकारें पैदा कर रही है, राज्य की, केंद्र की। जातिवाद वो एलिट मेंटलिटी पैदा कर रहा है जो पिछड़े दलितों के नाम पे विदेशी फंड खा रहा है। आज भी हमारे गांव के जो समाज हैं, जो पासी समाज है, मैं जब जाता हूं बांध से, वो आज भी ताड़ी बेचते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, बस उनके नाम पर वोट के ठेकेदारों ने अपने महल बना लिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या बहस चल रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि जो यहाँ आपको बताया जाता है वो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। इंडिया स्पीक्स डेली पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता, वो इनकरेक्ट ही रहना चाहता है हमेशा, ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कंटेंट का मूल्य चुकाइए। कंटेंट का मूल्य यदि आप नहीं चुकाएंगे तो कहां से कंटेंट का निर्माण होगा? आपसे मूल्य चुकाने को कह रहा हूं। बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे डोनेट करें, बिल्कुल डोनेशन नहीं चाहिए। हमारी ओर से शोध, समय, संसाधन, श्रम हमारा लग रहा है, आपकी तरफ से सब्सक्रिप्शन आ रहा है। ये समानता का व्यवहार है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर चुकाइए। आपके स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डिटेल है। मैं लौटता हूं इस छोटे से प्रोमो के बाद।
हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां 10% सवर्ण आरक्षण कोटा पर 13 तारीख से बहस किस बात को लेकर है? 3 बात को चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ताओं की ओर से बड़े बड़े वकील, धुरंधर वकील उतारे गए हैं कि सवर्णों को खत्म करना है तो बड़े वकील उतारे गए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि चल क्या रहा है। यह है कि गरीब सवर्णों के लिए तय आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है और इनका कहना है कि यह संविधान आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के प्रावधान जो है, ऊंची जातियां चाहे वो गरीबी में मरता रहे, घिसटता रहे, लेकिन वो चूंकि जन्म से ऊंचा हो गया इसलिए उन्हें मारो, उनके पीठ पे कोड़े बरसाओ कि उसके बाप दादा ने कुछ किया था। इससे बड़ा दास प्रथा कुछ हो सकता है क्या? कि तुम्हारे बाप दादा ने कुछ किया, आज कोई कहे कि तुम्हारे बाप दादा हमारे नौकर थे तो तुम मेरे यहाँ पानी भरो, तो ये हो जाएगा एट्रोसिटी, ये हो जाएगा उत्पीड़न, ये हो जाएगा संविधान के विरुद्ध। लेकिन कहा जाता है दूसरी तरफ तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी कुछ किया था, अब हम तुम्हारे पीठ पे कोड़ा मारेंगे, तुम्हें सुविधाओं से वंचित करेंगे, ये हो जाता है संविधान। इतना बड़ा दोगलापन इस समाज और इस राजनीति में। तो इस पूरे मामले में आपको कहा गया, इसमें आपत्ति जताई है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके आदि ने। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में 5 सदस्यीय पीठ इस मामले पे सुनवाई कर रही है और ये सुनवाई कर रही है 103वें संविधान संशोधन, जिसके जरिए गरीब सवर्ण ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर क्लास को जो 10% आरक्षण दिया गया था उसके विरोध में। अब इसमें 3 मुद्दे पे ऐतराज जताया गया। मुद्दा नंबर 1 कि ऊंची जाति क्यों शामिल किया, ये कौन होता है सवर्ण? ऊंची जाति शामिल करने को चुनौती दी गई है कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया है, ये जिंदगी भर सामाजिक रूप से पिछड़े रहेंगे, कभी ऊंचा नहीं होते, क्योंकि पिछड़ेपन से ही लाभ मिलना। लालू यादव का परिवार पिछड़ा है, रामविलास पासवान का पिछड़ा है, हमारे राष्ट्रपति भी कोविंद साहब गए हैं तो भी वो सामाजिक पिछड़े हैं। हमारी नई राष्ट्रपति जी आई एसटी वर्ग से सम्मान करते हैं, लेकिन तब भी वो पिछड़े ही माने जाएंगे। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तब भी वो पिछड़े रहेंगे। नीतीश कुमार ओबीसी है तब भी वो पिछड़े हैं। और एक जो सुलभ शौचालय में 98 पेशाब करने के लिए 2 रुपए वसूल, वो अगड़ा हो गया। बाहर है संविधान और बाहर है मजाक। तो कहा गया कि इसका मकसद शोषित वर्ग का सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। गरीब से बड़ा शोषित कौन है और ये कौन तय करेगा? अंग्रेज तुम्हारे बाप थे जिन्होंने तय कर दिया, उसी के आधार पे चल लो? क्या प्रूफ है इसका? अंग्रेजों ने, मुगलों ने मेहतर जाति बनाई, इस पे बात क्यों नहीं करते? और कह रहे हैं आर्थिक स्थितियों के आधार पर ऊंची जातियों को इसके दायरे में लाना आरक्षण का मजाक है। ऊंची जातियां, इन सवर्ण से कितने नफरत है इन लोगों को, आप सुनते जाइए। आपत्ति का दूसरा बिंदु है कि आरक्षण के मकसद को खत्म किया गया है। पहला है कि ऊंची जातियां, ये ऊंची जातियां नहीं होनी चाहिए, इनको भाग एक। दूसरा है कि आरक्षण की मूल भावना, उसमें कहा गया है कि संविधान की नजर में आरक्षण तभी वैध है जब उसका मकसद सामाजिक समानता लाना। ये कड़ी मौड़ी, ये सब आरक्षण के दायरे में जो नेता बने घूम रहे। सामाजिक समानता, सबसे बड़ा सामाजिक समानता पिछड़ापन है, गरीबी। गरीब को कोई अपने घर में नहीं घुसने देता। एक जाति का तब भी, क्या रामविलास पासवान अपनी जाति वाले सबको घर के लिए दरवाजे खोलते थे? नहीं। आज भी उनके पार्टी में उनका बेटा और उनके बाद में पार्टी टूट गई, उनका भाई यही से बैठे थे। क्या किसी आम पासवान को ऊपर तक बैठाया? क्या लालू ने बैठाया? तो ये सामाजिक पिछड़ापन पूरी जिंदगी तुम्हारे माथे पर लिखा हो। तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर इसका प्रावधान संवैधानिक नहीं है। आरक्षण सामाजिक भेदभाव को कम करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम था। उच्च जातियों को उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति से इतर आरक्षण देना मूल भावना के खिलाफ है, उनको मरने दो। और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और नीट एडमिशन में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। इस नीट में 1200 मुस्लिम चुने गए 3 संस्थाओं से, किसी ने चुनौती दी? 1200 मुस्लिम 3 संस्थाओं से, वो संस्थाएं जिनके सर्वे सर्वा भारत के विरुद्ध बोलते हैं, उनको सरकार ने फंड किया, केंद्र ने करोड़ों रुपए। वो 1200 कैसे निकले, इसकी चुनौती किसी को दी?
और नीट में 10% ईडब्ल्यूएस को जो दिया गया उसको चुनौती दी गई। और आपसे हर पार्टी कहेगा आओ मेरे लिए वोट दे दो, दरी बिछाओ। अरे अपने खुद तो दरी बिछाते रहे, अपने बच्चों को दरी मत बिछवा देना, झंडे मत पकड़वा देना किसी पार्टी के, सब तेरे दुश्मन। तो आप देखते जाइए, सरकार ने समीक्षा के लिए 30 नवंबर को एक समिति बना दी थी। अब इसमें जो है नीट एडमिशन में जो 10% दिया गया उसके खिलाफ चुनौती दी गई। सरकार ने समीक्षा के लिए, फिर सरकार भी डर गई केंद्र, और 30 नवंबर को एक समिति बनाती। इस समिति ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सामान्य श्रेणी के लिए सरकार की ओर से तय की गई 8 लाख रुपए सालाना आय की लिमिट में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें सामान्य श्रेणी के बाप दादाओं सबकी संपत्ति जोड़ दी गई, पिछड़े के क्रिमिनल लेयर में नहीं जोड़ी गई। तीसरा आधार, आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी केस का उदाहरण था कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मकसद नौकरियों में भागीदारी के लिए सामाजिक मकसद को पूरा करना है। अभी नौकरियों में अग्रणी जातियों का दबदबा है, यही ऐतराज तीसरे पॉइंट को जन्म देता है। इसमें आरक्षण के आधार को समझने की बात की गई है। कहा गया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता और ये जो है सिर्फ सामाजिक होगा। हम जिंदगी भर पिछड़े रहेंगे। 10 साल बाबा साहब ने तो क्या कहा, हम पूरी जीवन खाने के लिए बैठे, ठीक है। और इस पूरी EU ललित की अगुवाई में 5 जजों की जो खंडपीठ 13 सितंबर से सुनवाई कर रही है। और तमिलनाडु, जहां से ये द्रविड़ मुनेत्र कदगम है, वो देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण का दायरा 50% के पार कर गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से भी अधिक है। आप समझ लीजिए, लेकिन वो उनको संविधान के दायरा का उल्लंघन नहीं दिखता है। अब इसके जो दूसरे पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पॉइंट्स क्या हैं? दूसरे पॉइंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर सरकार गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार गई है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं उनके थोड़े बहस देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, बहस में कौन लोग हैं, इसका आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात अखर गया, सवर्ण ये लोग जब चिल्ला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष वर्ग को आरक्षण से बाहर क्यों रख रहे हो? ये जो तुमको सवर्णों से इतनी चिढ़ है, क्यों चिढ़ है? उसको सबको आरक्षण दो, केवल ब्राह्मण और उनकी उपजातियां और क्षत्रिय और उनकी उपजातियों को क्यों बाहर? और वैश्यों को भी, हालांकि वैश्यों को ओबीसी में बिहार में कुछ जगह मिलता है, ठीक है। तो इस पूरे मामले में जो है याची है कि वकील हैं गोपाल शंकर नारायण। अब गोपाल शंकर नारायण क्या कर रहे हैं सुनिए। वह आरक्षण ही था जिसने दलित और पिछड़े वर्ग को विश्वास दिलाया कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कुंभावादी पार्टी। क्या विश्वास दिलाया कि मुलायम का बेटा ही पार्टी चलाएगा, लालू का बेटा ही पार्टी चलाएगा, यही विश्वास दिलाया। यही विश्वास दिलाया कि कनिमोड़ी अपने बाप की कमाई खाएगी, यही विश्वास दिलाया कि स्टालिन अपने बाप की कमाई खाएगा, ये विश्वास दिलाया। 103वें संशोधन ने संविधान पर हमले के रूप में किया है, ये गोपाल शंकर नारायण ने कहा। नया संशोधन 8 लाख से कम आय वाले को आर्थिक रूप से पिछड़ा मानकर आरक्षण का लाभ देता है। आर्थिक स्थिति व वित्तीय क्षमता में अंतर होता है। दूसरा वकील है याची की मीनाक्षी अरोरा, और ये सब वकील कहीं ना कहीं ऊंचे वर्ग से हैं, और ये सब सिर्फ नोट के लिए किस किस तरह के कुतर्क करते हैं देखिए। आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, जो प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे कि बदला तो लेगा ना, भीमराव अम्बेडकर के बारे में, प्रतिकार करने के लिए, यानी साफ सवर्णों से बदला लेने के लिए ये सरकार भी कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में बहस भी होती है कि तुम्हारे बाप दादा ने कुछ किया, अब हम तुम्हें नौकर बना के रखेंगे। ये दासत्व तो है, ये दास प्रथा है, ये तो कभी मौर्य काल में भी नहीं रहा ऐसा। ये कभी यूनान में इतना दास खरीदे बेचे जाते थे, वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि ये सवर्णों के बच्चे को खरीदना बेचना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने कुछ किया, अब तुम्हारे लिए अब हम तुम्हें दास बना कर रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह प्रतिकार करने के लिए वर्ग आधारित बनाया गया था, जाति आधारित है, वर्ग नहीं है। वर्ग में अमीर और गरीब होता है। मैडम झूठ क्यों बोलते हो? जबकि आर्थिक आधार व्यक्तिवादी होता जा रहा है। आर्थिक आधार व्यक्तिवादी कैसे? पूरा परिवार पिछड़ा हुआ है, परिवार के पास पैसा नहीं है, तभी ना वो अपने बच्चे को 16 शौचालय में अठन्नी इकट्ठा करने के लिए लगा रखा है, रिक्शा चलाने के लिए। परिवार के पास संपत्ति होगी तो फिर वो क्यों लगाएगा 16 शौचालय में पेशाब करने पे 2 रुपए का, जाओ इकट्ठा करो अपने औलाद को वहां पे। तो यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। जस्टिस रविंद्र ने कहा, क्या जिन्हें प्रतिनिधित्व है उन्हें हमेशा के लिए आरक्षण दिया जा रहा है? जिनको प्रतिनिधित्व है उनको जिंदगी भर आरक्षण दोगे? अम्बेडकर साहब ने तो कहा था 10 साल के लिए, क्या पूरी जिंदगी में चलाओगे इसको? मीनाक्षी अरोड़ा। 103वें संशोधन में पिछड़ा वर्ग को बाहर किया गया। आरक्षण देने के लिए पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की कमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस,
एक विशेष वर्ग को प्रतिनिधित्व से क्यों बाहर किया जाए? जस्टिस भट्ट, व्यापक समानता निशान नहीं बल्कि पहचान है, जैसे चुनाव में महिलाओं और पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। मीनाक्षी अरोड़ा, आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण परिवर्तनशील नहीं है, आरक्षण के लिए 50% सीमा हो, इसके बिना आर्टिकल 16 की संरचना ढह जाएगी। परिवर्तनशील नहीं है, जो आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील उन सब पे लागू होता है। संजय पारीक, वकील, पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक आरक्षण के दायरे में आते हैं तो उन्हें जाति आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। संविधान संशोधन ने 50% आरक्षण की सीमा को लांघा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना सामान्य कानूनी अधिकार है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, सुधांशु धूलिया के पीठ ने जो है इस पूरे मामले में, उसमें ये लोग चुनाव पर भी कुछ मांग रहे थे, जनप्रतिनिधित्व कानून और में भी कुछ बदलाव। इन्होंने कहा कोई मौलिक अधिकार नहीं, इस मामले में आप जाइए। उसके बाद आपको और दिखाता हूं कि इन लोगों ने और क्या कहा। वकीलों ने कहा इनके सवर्णों को आरक्षण संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। इतनी चिढ़ते हैं सवर्णों से कि उनको 10% जो दिया वो छुरा घोंप दिया संविधान के पीठ में, ये बात कहा उन्होंने। और उसमें आपको देखिए किसने क्या कहा। पहले मैं आपको इस संविधान में छुरा घोंपना और आदि, ये देखिए कौन कौन है। एडवोकेट मोहन गोपाल, ये उन्होंने कहा कि संविधान का 103वां संशोधन संविधान के दिल में छुरा, किताब संविधान है, उसमें दिल है क्या? दिल होता तो वो मुस्लिम आरक्षण और क्या अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये सब नहीं बनाता। दिल है क्या? दिल में छुरा, ये जो आप उपमा अलंकार और की भाषा का उपयोग करते हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ केवल समाज के अगले लोगों को मिलता है, असली हकदारों को इससे बाहर किया गया है। अब असली हकदार कोर्ट ने कहा कि भाई उनको तो ऑलरेडी 50% मिल रहा है, तुम इस 7% में भी आ जाओ। आप एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, हम किसी सकारात्मक कदम का विरोध नहीं करते, लेकिन रिजर्वेशन में ही रिजर्वेशन यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया जाना अलग से नहीं चाहिए, अलग से नहीं। हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलने से गरीबों में से भी गरीब को लाभ मिलेगा, यानी उस 10% को भी वो खत्म कर देना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं। जस्टिस सीजाई यूयू ललित, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि समाज के किसी भी तबके को इससे क्यों बाहर रखा जाए? तो ये लंबा चला। उसके बाद इसमें अब सरकार का पक्ष पहुंचा। सरकार का पक्ष पहले बता देता हूं। सरकार ने जो पक्ष रखा, सरकार की ओर से इसमें जो है के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल जो है, उन्होंने इसमें अपना पक्ष रखा। कल उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही रिजर्वेशन के फायदे ले रहे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। बता दें कि 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 जजों की बेंच इसमें सुनवाई कर रही है। याचिका में एससी, एसटी, ओबीसी के जो गरीब लोग हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, तो इनको क्यों नहीं आरक्षण दिया जा रहा है? उसी पे सरकार ने कहा कि उनको पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% कोटा फिक्स किया गया है। ऐसे में 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है, इन लोगों ने कहा। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि यह कानून आर्टिकल 15(6) और 16(6) के मुताबिक है। यह पिछड़ों और वंचितों को एडमिशन और नौकरी में आरक्षण देता है और 50% की सीमा को पार नहीं करता है। के वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण अलग से अंकित है। इसके मुताबिक संसद में, पंचायत में, स्थानीय निकाय में और प्रमोशन में भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अगर उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हर तरह का फायदा उन्हें दिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा पाने के लिए वे सारे फायदे छोड़ेंगे। आप जो कह रहे हो इनको भी तो ईडब्ल्यूएस में, तो उनको ऑलरेडी पंचायत में, चुनाव में, संसद में, स्थानीय निकाय में उनके सीट आरक्षित है, क्या वो ये सीट छोड़ेंगे? सरकार ने पूछा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहली बार सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया गया और यह एक क्रांति है। यह एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग है और यह उनको दिए जाने वाले आरक्षण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की कोर्ट ने इसको अगले दिन के लिए टाल दिया। अब आज भी सुनवाई होगी।
वेणुगोपाल ने कहा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता। यानी 50% में आप आरक्षण वाले हैं, 50% सामान्य वाले हैं, ठीक है। तो इस आप जो आरक्षण वाले 50% है, इस ब्लॉक को वो डिस्टर्ब नहीं करता। ये 10% इसी 50% वाले के गरीबों के लिए। अब आप इसमें क्यों हिस्सेदारी मांगने आ गए? आपके लिए 50% आरक्षित है। ये बात वेणुगोपाल ने कहा। उन्होंने कहा कि केवल सामान्य वर्ग के ही लोग आकर यह कह सकते हैं कि उन्हें 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। ये सामान्य वर्ग वाले बोल सकते हैं कि हम इतने गरीब हैं, हमें सिर्फ 10% आरक्षण क्यों दे रहे हो। आप बोलने का अधिकारी नहीं, आपको ऑलरेडी 50% मिल रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को ही आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला सुनाया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में केवल सवर्ण को आर्थिक सूचकांक के आधार पर आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाओं से कहा था, याचिकाकर्ताओं से, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीढ़ियों से गरीब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका परिवार मुख्य धारा से आज भी जुड़ नहीं पाया, भले वो सवर्ण है लेकिन पीढ़ियों से गरीब है, उनकी फैमिली आज भी मुख्य धारा से बाहर है। गरीबी की वजह से उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। हमने इस केस को उसी एंगल से देखा है और हम उस क्राइटेरिया को नहीं देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैसे निर्धारित किया जाएगा, बल्कि हम यह देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस को एक वर्ग बनाकर आरक्षण देना उचित है अथवा नहीं। हम इस पे बात कर रहे हैं कि गरीब, जिसके पीढ़ियों से जो लोग गरीब हैं, उसको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, ये हम देख रहे हैं। अब इसमें एक बात और आपको बता देता हूं कि सरकार ने एक बड़ा पर्दा उठाया, मोदी सरकार ने एक और बात कि इसमें गरीब सवर्ण ओबीसी का क्राइटेरिया जो है 8 लाख रुपए सालाना जिसकी इनकम हो वो ओबीसी में आएगा। लेकिन ये क्राइटेरिया जो है ओबीसी की क्राइटेरिया से कहीं कड़ी है, सवर्ण इसमें आराम से घुस ही नहीं सकता। कैसे, अब आप इसको दिखाते हैं। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके आधार पर क्रीमी के मापदंड तय होंगे। फिलहाल केंद्र सरकार इसका आकलन कर रही है। केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला किया। 8 लाख रुपए सालाना आय को तय किया गया। इस नियम के तहत जिस सवर्ण परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए है उस या उससे कम है, उसके उम्मीदवार को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलती है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमिलियर का निर्माण भी 8 लाख रुपए की सालाना आय के आधार पर होता है। यानी ओबीसी कैंडिडेट के माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमिलियर में आएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस, सवर्ण ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में के मानदंड को बदल दिया गया। बहुत बड़ा अंतर है, बदल कर दिया गया, बहुत बड़ा अंतर है। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इसको कैसे स्वीकार किया आप लोगों ने। तो इस पूरे मामले में जो कहा गया वो आप ध्यान से देखिए। ईडब्ल्यूएस के लिए परिवार की आय के दायरे में 3 पुश्तें आती हैं। खेती सहित सभी स्रोतों से आय इसमें शामिल की जाती है। 3 पुश्तों की कुल आय मिलाकर सिर्फ पिछले साल ही 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। 3 पुश्तें शामिल की गई है। लेकिन ओबीसी के मामले में सिर्फ माता पिता की इनकम ही देखी जाएगी। वेतन, खेती और पारंपरिक कारीगरी के व्यवसाय से होने वाली आय इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। सिर्फ माता पिता की लगातार 3 साल से 8 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय हो रही हो तब वो क्रीमिलियर में आएगा। 3 साल लगातार हो 8 लाख। सवर्ण में है 3 पुश्तें और अगर पिछले साल ही 8 लाख का क्रॉस कर गया तो अब नहीं होगा। तो देखो कितना भेदभाव है जिसको छुपाया गया, ये सरकार ने कहा। इसमें 3 पुश्तों की आय, इसमें सिर्फ माता पिता की आय, ओबीसी में सिर्फ माता पिता की आय। और इसमें वेतन, खेती, पारंपरिक कारीगरी, इन सब के व्यवसाय के आय को नहीं जोड़ा गया ओबीसी में। सवर्ण में कृषि उर्सी को भी जोड़ दिया गया। तो कैसे ओबीसी क्रीमिलियर से बाहर होगा जब उसकी किसी इनकम को इसमें जोड़ा ही नहीं जाएगा। तो ये वहां भी भेदभाव है। उस भेदभाव में भी अगर सवर्ण के बच्चे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उनका विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है संविधान के। तो सवर्ण सोचे कि कौन आपके पक्ष में कहीं खड़ा है, कहीं नहीं। ये पूरा समाज सिर्फ आपको वोट आप दीजिए और अपना रास्ता नापिए।
आपने बहुत झंडे ढोए, अपने बच्चों को झंडे ढोने वाला मत बनाना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।